हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है उबर की। तो अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो ब्लू स्मार्ट को उबर खरीद सकता है। अर्ली टॉक चल रही है पर बहुत हाई चांसेस है शायद ये हमको क्लोज होता हुआ दिखाई दे। उबर चाहता है अपने ईवी इनिशिएटिव को एक्सपैंड करना और एक्विजिशन एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन उनके लिए हो सकता है। और मैंने कई बार आपको ये वाला लॉजिक समझाया है, अगर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो तो हमेशा आपको एग्जिट प्लान सोचना पड़ेगा। एग्जिट प्लान का मतलब ये है कि मैं आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद क्या करूंगा इस कंपनी के साथ में। एक तरीका है कि भाई हम इसका आईपीओ निकाल देंगे और उसके बाद आईपीओ निकालने के बाद में वहां पे अपने शेयर्स को लिक्विडेट करके करोड़पति अरबपति जो बनना होगा बन जाएंगे। बट ज्यादातर जो स्टार्टअप्स है ना, वो अपने आप को एक्वायर करने के लिए बनाती है और शायद हो सकता है ब्लू स्मार्ट ने भी अपने आप को इसलिए ही बनाया हो ताकि कोई बड़ी कंपनी उनको खरीद ले। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि फ्लिपकार्ट को जब बनाया गया था वो इसलिए ही बनाया गया था ताकि अमेजोन जब इंडिया में आएगा वो उसको खरीद ले सीधा का सीधा। बट उस टाइम पे फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा हो गई थी कि अमेजोन को लगा कि जस्टिफाइड नहीं है फ्लिपकार्ट को खरीदना। बट यहाँ पे जो ब्लू स्मार्ट है उसकी जो वैल्यूएशन है इस टाइम पे अच्छी है और उबर के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑल दो अगर अनमोल सिंह जग्गी जी की बात करके चले, जो कि को फाउंडर है ब्लू स्मार्ट के, उन्होंने तो कहा है भाई हमारी उबर से कोई बात नहीं चल रही है। बाकी तो अभी कुछ टाइम में पता लग ही जाएगा। जब अर्ली डिस्कशन टॉक्स आती है ना तो स्टार्ट ही हो रहा होता है और जब ये खबरों को इस तरीके से मना किया जाता है मतलब अभी नेगोशिएशन चल रही है। ब्लू स्मार्ट वाले कुछ अच्छी डील मांग रहे हैं, उबर वाले शायद नहीं दे रहे हैं। अगर हम पेप्सी की बात करके चले तो इंडिया के अंदर उन्होंने अपने प्राइसेस को कट कर दिया है। 20 रुपए वाली बोतल 400 ml में निकाल दी है, पहले 250 ml की होती थी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिलायंस की जो कैंपा गोला है उन्होंने भी अपना 10 वाली बोतल निकाली और उसकी भी क्वांटिटी बढ़ा दी थी। अगर आप न्यूज को पिछले कुछ हफ्तों से ही फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको बोला था कि भाई मेरे को ऐसा चांसेस लग रहे हैं कि कोला वॉर हमको होती हुई दिखाई दे सकती है और यहाँ पर वो ही दिखाई दे रहा है। भाई ये कोला वॉर की स्टार्टिंग है जहां पर आपको कम पैसों के अंदर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। मेरे को याद है जब मैं छोटा हुआ करता था उस टाइम पे बहुत बड़ी कोला वॉर शुरुआत हुई थी जहां पर 5-5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मिल रही थी। 10 रुपए वाली जो बोतल होती थी वो 5-5 रुपए की मिलनी शुरू हो गई थी। जो बड़ी वाली बोतल्स होती थी वो भी 50% टाइप्स ऑफ हो गई थी मार्केट के अंदर। अगर देखा जाए तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर मार्जिन बहुत हाई है, इसलिए वो डिस्काउंट भी अच्छे लेवल पे दे सकते हैं अगर कंपटीशन बहुत ही खतरनाक होता हुआ दिखाई देता है तो। बाकी पेप्सी वाले पॉपी को भी एक्वायर कर रहे हैं 1.5 बिलियन डॉलर के अंदर अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भाई कोको कोला भी तो ऐसे ही कर रहा है ना। अभी उन्होंने प्रोबायोटिक सोडा निकाला सिंपली पॉप करके, तो अब एक हेल्दी सेगमेंट ऑफ ड्रिंक वाली अपॉर्चुनिटी खुलती हुई दिखाई देगी और सबके सब वहां पे compete करते हुए हमको दिखाई देंगे। जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट वाली ड्रिंक देख रहे हैं, कोकोनट वाटर वाली ड्रिंक देख रहे हैं और बहुत सारी ऑल्टरनेटिव ड्रिंक्स देख रहे हैं जो कि बजट रेट के ऊपर आ रही है। मैं यहाँ पे यूट्यूबरों की ड्रिंकों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे फोकस हो गया है, प्राइम हो गया, उनका तो नीश सेगमेंट ही बहुत छोटा है मेरे हिसाब से। बट अगर कोको कोला, पेप्सी या फिर रिलायंस की बात करके चले, ये सबके सब मास प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हमको 10-20 रुपए में ही इस टाइप की कोई ड्रिंक देखने को मिल सकती है। बाकी अगर अर्बन कंपनी की बात करके चले तो उन्होंने 15 मिनट मेड बुकिंग सर्विस निकाल दिया। भाई बहुत खतरनाक चीज कर दिया उन्होंने। मतलब मैं एक्चुअली अपनी वाइफ से डिस्कशन कर रहा था क्या इस प्रोडक्ट की नीड है, उसने बोला हाँ बहुत खतरनाक नीड है। मुंबई के अंदर इसको पायलट किया गया है, इंस्टामेड नाम रखा गया है। आप ऐप से बुक करो, 15 मिनट के अंदर आपके पास में मेड आ जाएगी। 1 घंटे के 45 रुपए देने हैं। मतलब अगर आपकी काम वाली ने छुट्टी मारी है तो आप सीधा बुक करो, आएगी मेड, सफाई कराओ, 100 रुपए के आसपास का बनेगा, 2 घंटे में सारी सफाई वाई हो जाएगी, हो गया काम। बहुत सारे बैचलर्स के लिए ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लग रही है जो रेगुलर सफाई नहीं करते, जिनको हफ्ते हफ्ते में एक बार सफाई करानी है। भाई बुकिंग कराओ, आएगी, सफाई करके चली जाएगी। बहुत बढ़िया चीज है भाई। ऑल्दो भी इंट्रोडक्टरी प्राइस होगा मेरे हिसाब से, आने वाले टाइम में शायद प्राइस हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे। अब बात करते हैं एसआईपीस की। तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया है फरवरी के महीने के अंदर। 122% पहुंच गया भाई। मतलब बहुत तेजी से लोग सारे के सारे अपनी एसआईपी को रोक रहे हैं। जितनी एसआईपी शुरू नहीं हो रही उससे ज्यादा बंद करा जा रहा है और ये एक खतरनाक सीन है हमारी मार्केट के लिए। पिछले कुछ टाइम से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने दबा के इंडियन मार्केट से पैसा निकाला है, बट फिर भी इंडियन मार्केट में उतना बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आया क्योंकि इंडियन जो इन्वेस्टर्स थे, चाहे हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करके चले या फिर रिटेल इन्वेस्टर की बात करके चले, उन्होंने मार्केट को बचा रखा था। बट अब धीरे धीरे हमको ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इंस्टीट्यूशनल भी धीरे धीरे छोड़ के जाएगा और रिटेल तो जाता हुआ दिखाई ही दे रहा है। अगर आप इंडसइंड बैंक की बात करके चले तो म्यूचुअल फंड कंपनीज ने 6900 करोड़ का लॉस किया है, जो इंडसइंड बैंक के शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए। पिछले हफ्ते की बात है 11 मार्च की, जहां पर 27% इंडसइंड बैंक के शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए थे। कहा जा रहा था 2.4% इनकी नेट वर्थ के ऊपर फर्क पड़ सकता है।
कहीं ना कहीं ड्यू डिलिजेंस का मामला था, जहां पर बहुत सारी चीजों को ढंग से डिक्लेयर नहीं किया गया था। और इसी के बीच में रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि जो इंडसइंड बैंक के सीईओ है, डिप्टी सीईओ है, उन्होंने अपने शेयर्स 157 करोड़ के बेचे हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करके चले तो ऑल्दो 59 करोड़ के ईसॉप्स को उन्होंने खरीदा भी है, पर बेचा भी है भाई। क्या उनको पहले से पता था ऐसा कुछ हो सकता है? बाकी आरबीआई ने बोल दिया है कि भाई इंडसइंड बैंक वाले कस्टमर्स को डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि बैंक बंद हो जाएगा। बैंक अच्छा खासा कैपिटलाइज है, जो इनका कैपिटल रेशियो है वो 16.46% पे है, जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो 70% से ऊपर है। अगर 31 दिसंबर तक की बात करके चले, लिक्विडिटी रेशियो 113% के ऊपर है। 9 मार्च 2025 की अगर बात करके चले, रेगुलेटरी लेवल के ऊपर 100% होता है, उससे ऊपर ही है। तो कहा जा रहा है जो पूरा इंपैक्ट होगा ना, ये टैक्स के बाद में 1600 करोड़ के आसपास का होगा और 2100 करोड़ के आसपास प्री टैक्स होगा। इतना डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो में आगे से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी बीएसएनएल और एमटीएनएल ने 13,000 करोड़ रुपया रेस किया है एसेट मोनेटाइजेशन से। मतलब क्या होता है? बेच खाओ मूवमेंट। जहां पर आपके पास जो लैंड पड़ा है, बिल्डिंग्स पड़ी है, कोई टावर पड़ा है, फाइबर केबल्स है, आप उन सबको बेच देते हो और लीज कर देते हो। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसा कमाया इन्होंने। भाई देखो, सिंपल सी बात, कंपनी बहुत खतरनाक तरीके से लॉस कर रही थी और बेच के कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तभी शायद इनका प्रॉफिटेबल क्वार्टर हमको दिखाई दे रहा था अभी रिसेंटली जो खबरें आई थी। बाकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन की बात करके चले तो उन्होंने बोला है कि नॉन एसेंशियल एसेट्स को ही मोनेटाइज किया गया है। गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है बीएसएनएल और एमटीएनएल को प्राइवेटाइज करने का। अगर हम हल्दीराम की बात करके चले तो वो 5% स्टेक्स अपने और बेच रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने अपने 10% स्टेक्स बेचे थे टेमासेक को $10 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, अब 5% और बेच रहे हैं। ठीक है भाई, बढ़िया है। बाकी आप देखो यहाँ पर ना चार्ट में अलग अलग ब्रांड्स को देखो, उनकी नेटवर्थ कहाँ पे है, रेवेन्यू कहाँ पे है। हल्दीराम 4500 करोड़ से ऊपर बैठा है रेवेन्यू टर्म्स के अंदर, और इनकी जो नेटवर्थ है वो मान लो 0.9x टाइप्स है। अगर हम बीकाजी फूड की बात करके चले तो उनका रेवेन्यू 2300 करोड़ से ऊपर है। हम एक बार को कह सकते हैं कि आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, बट इनकी वैल्यूएशन 1/3 है। उसके बाद अगर आप देखोगे, प्रताप स्नैक है जो कि 1600 करोड़ पे है। मैं कह सकता हूं कि हल्दीराम से 3 टाइम्स कम है इनका रेवेन्यू, बट अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले 5 गुना कम है। और सबसे बढ़िया चीज है भाई गोपाल स्नैक्स, जहां पर नेटवर्थ है 390 करोड़ की और 1400 करोड़ की नेट सेल है। तो क्या ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स आपको सही दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा? कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं आपको एक मैथ बता देता हूँ, जो भी सबसे ऊपर होता है, जिसका भी मार्केट शेयर सबसे ज्यादा होता है, उसको हमेशा सबसे ज्यादा मल्टीपल मिलता है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जो आपका रेवेन्यू होता है उसके कुछ स्पेसिफिक मल्टीप्लाई, कुछ स्पेसिफिक एक्स टाइम्स आपकी वैल्यूएशन देखी जाती है। तो अगर आप नंबर 1 होगे तो आपको कोई एडवांटेज मिलेगी। जैसे अगर आपको 10 मिल रहा है तो मार्केट के अंदर सबको 7 मिलेगा उसके बाद में। और अगर आपका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, अगर आप 50% के आसपास मार्केट शेयर लेके बैठे हो, तो अगेन आपको एडिड एडवांटेज मिलती है अपने मल्टीपल के अंदर। तो क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या फिर नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताना। मैं धीरे धीरे आपका कंसेप्ट बिल्डिंग भी कर रहा हूँ, वैल्यूएशन कैसे सोची जाती है कि जस्टिफाइड है भी या फिर नहीं है। बाकी ड्रूम की बात करके चले तो उन्होंने 25 करोड़ रुपया रेस किया है 75% डिस्काउंट वैल्यूएशन के ऊपर। मतलब डाउन राउंड है बहुत ही खतरनाक लेवल का, और पैसे भी कुछ ज्यादा रेस नहीं करे गए, 25 करोड़ रुपए ही रेस किया गया है। ड्रूम अभी तक $330 मिलियन रेस कर चुका है, और अभी करंट राउंड के हिसाब से $360 मिलियन की वैल्यूएशन हो गई। तो मतलब ये बहुत बुरी चीज है मेरे हिसाब से। मतलब आप इन्वेस्टर को पैसा नहीं कमा के देने वाले हो अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो। बाकी इनका जो रेवेन्यू है 66% घटता हुआ दिखाई दिया है, 85 करोड़ में पहुंचता हमको दिखाई दिया, जो कि पहले 253 करोड़ के ऊपर था। लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए, 40 करोड़ पे पहुंचे। 85 करोड़ का रेवेन्यू करने के लिए 40 करोड़ का लॉस किया गया है। क्या ये सही है या फिर नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। बाकी ट्राई की बात करके चले तो ट्राई स्टारलिंक वालों को 5 साल का ऑफर दे रहा है कि भाई आप आओ, ये स्टारलिंक सैटेलाइट का जो आपको लाइसेंस मिल रहा है 5 साल तक आप ऑपरेट कर सकते हो। पर स्टारलिंक वाले कह रहे हैं कि भाई हमको 20 साल का लाइसेंस चाहिए। तो लेट्स सी क्या डिस्कशन होती है, क्या फिर नहीं होती है, क्योंकि कहानी ये है, ट्राई समझ रहा है जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तो चलो इसको दे देते हैं, उसके बाद देखेंगे देना है या फिर नहीं देना। बाकी इन्होंने ढंग से लॉन्च होने से पहले ही जियो के साथ में और भारतीय एयरटेल के साथ में कोलैबोरेशन तो कर ही लिया है। साथ में गवर्नमेंट ने स्टारलिंक वालों को एक और चीज कही है जो कि मुझे लगता है एक नेसेसिटी है,
कि आप कंट्रोल सेटअप बनाओ इंडिया के अंदर। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा रूम होगा जहां पर जाके एक बटन दबा के सारा कम्युनिकेशन बंद किया जा सकता है स्टारलिंक का विद इन इंडिया। साथ में हमारा जो इंडिया का लॉ है वो ये भी कहता है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर हम कॉल्स को इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं, कि जैसे कोई दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके बीच में जाके देखा जा सकता है कि क्या डिस्कशन हो रही है। जैसे इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे कॉल इंटरसेप्ट हो सकती है। गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकता है, कहीं पे बंद करना चाहे तो वो कर सकता है। बाकी Xiaomi के जितने भी इंडिया के अंदर स्मार्टफोन आने वाले हैं उसके अंदर फोन पे का जो इंडस ऐप स्टोर है वो प्री इंस्टॉल मिलेगा। पहले हमको Xiaomi का गेट ऐप मिलता था, तो एक अच्छी बात है भाई मेरे हिसाब से। इंडिया के खुद के ऐप स्टोर को थोड़ा फायदा मिलेगा, थोड़ा पुश मिलेगा। और इनका ऐसा कहना है, फोन पे वालों का ऐसा कहना है कि भाई हम कोई पैसा नहीं लेंगे इन ऐप परचेजेस के अंदर। अभी के टाइम के अंदर अगर हम अपनी ऐप बनाते हैं उसके अंदर इन ऐप परचेज का ऑप्शन रखते हैं तो गूगल वाला या फिर iOS के अंदर भी ये सेम सीन है, 30% हमको कमीशन देनी पड़ती है उन प्लेटफॉर्म्स को। पर फोन पे वाले कह रहे हैं भाई कोई देने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, बट एडॉप्शन का गेम है सारा का सारा। क्या लोग अडॉप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गूगल अब पुश करता हुआ हमको दिखाई देगा कि भाई देखो ये इंडस ऐप उतनी सिक्योर नहीं है जितना प्ले स्टोर है। इंडस ऐप पे तो कोई भी आ सकता है, प्ले स्टोर पे सब नहीं आ पाते। बाकी प्ले स्टोर की कुछ एडवांटेजेस भी होगी जिसको पुश करेंगे प्ले स्टोर वाले। क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी गवर्नमेंट की बात करके चले तो $1 बिलियन का कंटेंट क्रिएटर फंड निकाला है उन्होंने। कंटेंट क्रिएटर फंड का मतलब ये नहीं है कि भाई साहिल खन्ना को आके $1 बिलियन देके जाएंगे। वो यहाँ पर क्या है कि कंटेंट क्रिएटर के अराउंड गवर्नमेंट ध्यान देगी कि किस तरीके से प्रोडक्शन क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से ग्लोबली एक्सपेंड किया जा सकता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को लैंड भी एलोकेट किया है जिसका फोकस होने वाला है फिल्म मेकिंग, एडवांस मीडिया टेक्नोलॉजी के ऊपर। 80% जो फिल्म प्रोडक्शन होती है आज के टाइम पे वो पोस्ट प्रोडक्शन के बाद होती है। मतलब जो भी मूवीज देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, इनफैक्ट हमारे न्यूज भी देख रहे हो, तो ये भी एडिट होके आ रही है ना। मैंने तो एक गो के अंदर उसको शूट कर रखा है, बहुत जगह फंबल हुआ है तो उसको काटा गया है, स्क्रीन को ऊपर लगाया गया है ताकि आप उसको ढंग से पढ़ पाओ, बीच में कॉल टू एक्शंस लगाए गए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, ये बाद में एडिट होती है। साथ में गवर्नमेंट का जो प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म है वेव्स, उसके अराउंड भी कुछ काम करने का प्लान किया जाएगा। क्या पता उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करने के लिए या कंटेंट लाइब्रेरी खरीदने के लिए पैसा यूज हो। बाकी अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के रेट की बात करके चले तो लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद में 5 से 7% का ड्रॉप आया है। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि भाई इस कंट्रोवर्सी के बाद में क्रिएटर्स के कमाई के ऊपर फर्क पड़ा है। जो लोग स्पॉन्सर्स लेते हैं, इनफैक्ट कई लोगों को तो स्पॉन्सर्स ही नहीं मिल रहे हैं। जो लोग अच्छी ओपिनियन रखते हैं ना कि भाई आई सपोर्ट दिस, आई सपोर्ट दैट, जहां पे भी ओपिनियन है वहां पर कलेश के चांसेस ज्यादा है। ऐसे लोगों को अवॉइड कर रहे हैं ब्रांड्स आज के टाइम पे। कई कई केसेस के अंदर तो 50% के आसपास रेट ड्रॉप होते हुए दिखाई दिए इन्फ्लुएंसर्स के। समय रैना की बात करके चले तो एक एनर्जी ड्रिंक स्पेस के अंदर वो एक ब्रांड डील कर रहे थे, वो भी कैंसिल होती हुई दिखाई दी है। अब बहुत सारे क्रिएटर डर चुके हैं, वो पुरानी वीडियो देख रहे हैं कि भाई लोगों की नसें खींची पड़ी है। कभी भी कोई पुरानी वीडियो निकाल के आगे पीछे की बात देख के कॉन्टेक्स्ट के बिना उस बात को पोर्ट्रे कर दे जिसकी वजह से नेगेटिव हो जाए। मुझे पर्सनली बता रहा हूँ भाई, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है इस चीज का, क्योंकि मैं तो अपना सॉलिड ओपिनियन रखता हूँ और कल को कोई पुरानी ओपिनियन निकाल दे जो शायद आज मेरे लिए वैलिड ना हो, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं भी अपने आप ही ग्रो कर रहा हूँ। हो सकता है पहले मैं किसी चीज को मानता था, आज नहीं मानता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पहले एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल नहीं मानता था बट अब मानना शुरू हो गया हूँ, तो यहाँ पर भी तो एक ब्रिज बन सकता है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें होगी, क्योंकि 8 साल से ज्यादा हो गया भाई यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हुए। तो 8 साल में मैं एज अ ह्यूमन बहुत ज्यादा बड़ा हूँ, मेरी ओपिनियंस बहुत ज्यादा चेंज हुई है। तो अगर ओपिनियंस चेंज हुई है, कोई उसके अराउंड कुछ कर दे तो भाई बहुत खतरनाक सीन है। यही रीजन है कि मैं कंटेंट क्रिएशन को कभी भी नहीं कहता कि इसको फुल टाइम बनाना चाहिए। ठीक है भाई, अच्छा है, बनाओ, चिल मारो, जब तक मजा आ रहा है करो, जब मजा नहीं आ रहा छोड़ दो। कोई इतना दिल लगाने वाली चीज नहीं है। अगर आप हमारा मेन चैनल देखोगे साहिल खन्ना, जब मेरी एजेंसी अच्छे लेवल पे चल रही थी, मेरा मन नहीं करता था वीडियो डालने का, मैंने डाली नहीं। कई बार तो महीने महीने में एक एक वीडियो आई है। इस वाले चैनल के ऊपर थोड़ा सा मन ज्यादा करता है रेगुलर वीडियो डालने का, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं। मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ,
हूँ, उनको मजा आता है मेरा ओपिनियन जानने के अंदर, प्लस वो अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करते हैं, जिसको मैं पढ़ के थोड़ा सा अपना ओपिनियन भी चेंज कर लेता हूँ कई बार। अगली वीडियो के अंदर उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। बाकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम ना सही डायरेक्शन में नहीं है इस टाइम दुनिया ना। मैंने पहले भी कई बार बोला है, मैं इस बात को स्ट्रेच नहीं करूंगा, बट एक अच्छे इंसान बनो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। हर एक इंसान की ना ओपिनियन होती है और जरूरी नहीं है वो तुम्हारी ओपिनियन से मैच करे। तुम्हारे फादर से भी कलेश होते होंगे, ठीक है, तुम्हारी मदर से भी कभी ना कभी कलेश हुए होंगे, भाई बहनों में भी कलेश हुए होंगे। अब तुम उस बातों को उठा के कुछ बना दो और वो कुछ और कहानी बन जाए, दिस इज नॉट राइट। और ज्यादातर लोग जो इस टाइप के कलेश करते हैं ना, मतलब मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, पर मुझे ऐसा लगता है वो बहुत वेले होते हैं, बेरोजगार होते हैं। पूरा इंटरनेट पे हिंदू मुस्लिम बना रखा है यार, जो बड़ी एक्चुअल डिस्कशन वाले टॉपिक होते हैं उस पर बात ही नहीं करी जाती है। लोग कहते हैं भाई मैं हिंदू हूँ, भाई मैं मुस्लिम हूँ, भाई तू भक्त है, भाई तू एंटी नेशनल है, बस तुम्हारी जिंदगी इसी में तो रह गई है। क्या एक बंदे की ओपिनियन नहीं हो सकती जहां पर वो बीजेपी को सपोर्ट करे और अगली किसी और चीज के वो बीजेपी को क्रिटिसाइज करे? क्या जरूरी है एक हिंदू है वो अपना ओपिनियन ना शेयर कर सके, या फिर एक मुस्लिम है वो अपना ओपिनियन शेयर ना कर सके? मुझे लगता है यार डेमोक्रेसी का मतलब तो यही था ना, आजादी यही तो थी। अगर बंदर ही रह गए तो गुलाम ही सही थे ना हम। मैं फिर बोलता हूँ, मैं स्ट्रेच नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यार थोड़ा देश लेवल खराब हो रहा है देश का। जनरेशन अच्छी है, हम बहुत अच्छे लेवल के ऊपर हमारा देश जा रहा है, टेक्नोलॉजी लेवल के ऊपर, सब लेवल के ऊपर यूथ भी बहुत बढ़िया है। बट अगर सोच खराब हो जाएगी ना, तो ये ना बिल्डिंग ब्लॉक खराब हो जाएगी यार, घर की नींव अच्छी नहीं बनेगी ना, घर लंबा नहीं चलेगा। चलो मैं साधु बन गया हूँ, आगे बढ़ते हैं। बाकी इंडिया की बात करके चले तो उन्होंने 1935 करोड़ रुपया लूज किया है डिजिटल अरेस्ट स्कैम के अंदर। ये जो लोग वीडियो कॉल करके बोलते हैं ना कि भाई आपको डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया है, ये कर गया है, भाई इतना खतरनाक लॉस। मुझे पता था कि भाई बहुत सारे लोगों के साथ कांड हुआ है, पर ये नंबर तो बहुत बड़े हैं यार। क्या इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए बहुत स्ट्रांग वाला? मैं तो कहता हूँ लोगों को ढूंढो, गोलियों से मार दो, खत्म करो। हाँ फाइनेंशियल फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती, मैं कहता हूँ करो। खौफ होना चाहिए देश के अंदर गलत काम करने का। अभी रिसेंटली हमने देखा बहुत सारे रेप मामले निकल के आए जिसके ऊपर जस्टिस ही नहीं है, मार दो सबको। यहाँ पे मुझे पता है कोई क्रिटिसाइज करेगा, पर मुझे ना यूपी का योगी जी वाला मॉडल बहुत पसंद है। कोई गलत करे तोड़ दो उसका घर, गाड़ी पलटा दो, वरना किसी को भेज के गोली मरवा दो। बहुत बढ़िया चीज है भाई। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा कि वो ऐसे करते हैं, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे भी लोग ऑफेंड हो जाएंगे। यहाँ पे कोई जातिवाद वातीवाद मत करो, गलत है तो गलत है, पॉइंट खत्म। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो उन्होंने यूरोप के अल्कोहलिक प्रोडक्ट के ऊपर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, और उन्होंने बोला भाई बहुत ज्यादा टैक्स लगा दूंगा। 50% यूएस विस्की के ऊपर टैरिफ लगाया, तो उसके बाद वो कह रहे हैं भाई मैं भी रिटेलिएट करूंगा। भाई लड़ो, मैं तो कहता हूँ लड़ो, इतना टैक्स लगाओ, ग्लोबल इकोनॉमी खराब कर दो, रिसेशन ले आओ। कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह रहा हूँ, एकदम फ्लो में आ जाता हूँ मैं तो। भाई मेरे हिसाब से एक गलत बात है, मैंने पहले भी बोला, डोनाल्ड ट्रम्प ये जो कलेश मचा रहे हैं ना कि नहीं तुम मेरे साथ ये करोगे तो मैं तुम्हारे साथ करूंगा, तुमने मेरी टॉफी खाई तो मैं तुम्हारी टॉफी खाऊंगा, वो चीज सही नहीं है। बाकी रिपोर्ट्स तो ये कह रही है डोनाल्ड ट्रम्प नासा का 25% बजट कम कर सकते हैं, 50% जो साइंस बजट है उसको कम कर सकते हैं। इसका मतलब जो आइडिया है ना कि मार्स के ऊपर अब इंसान रहेंगे, आने वाले टाइम में सिविलाइजेशन बनाई जाएगी, वो थोड़ा सा दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प के जो साथी है, रिश्तेदार है, वो बाइनेंस के अंदर स्टेक्स खरीद सकते हैं। और पिछले कुछ टाइम में डोनाल्ड ट्रम्प ने कहीं ना कहीं सपोर्ट भी किया है क्रिप्टो को, और बाइनेंस सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो का। यहाँ पर चाइना बैकिंग या चाइना का इंटरेस्ट कुछ नहीं आ रहा है। बाकी पूमा की बात करके चले तो 500 लोगों को उन्होंने निकाला है। स्टॉक प्राइसेस 23% घटते हुए दिखाई दिए, क्योंकि भाई स्टोर्स का हाल बुरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे स्टोर्स अनप्रॉफिटेबल रह रहे हैं, यूएस की कंज्यूमर डिमांड घटती हुई दिखाई दे रही है। प्लस जो ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, 10% जो पूमा यूएस के शूज है ना वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, और उसके ऊपर भी सैंक्शन लगेगा, वो भी महंगे हो जाएगी। इस चक्कर में डिमांड और कम होती हुई दिखाई देगी। बाकी चाइनीज गवर्नमेंट ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है डीप सीक एम्प्लॉइज के ऊपर, मतलब पासपोर्ट पकड़ लिया है कि भाई तुम नहीं जा सकते कंट्री छोड़ के। ठीक है भाई, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए, बट एक तरह से कब्जा नहीं करना चाहिए। भाई अब तुम बस हमारे हो गए, अब हमने तुम पे हथकड़ी लगा दी है। बट बहुत सही सोचा जा रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि डीप सीक ने रिसर्च पे बहुत काम किया है और उनका तरीका कुछ और है। अगर वो तरीका बहुत सारी कंपनियां खरीद ले, जैसे चाइना के अंदर किसी इंप्लॉय को मान लो 100 रुपए मिल रहा है, बाहर यूएस वाले उसको 1000 रुपए दे देंगे कि तू आ बस तू कर दे, हम तेरे को टीम दे देंगे। तो कहीं ना कहीं डीप सीक को रेप्लिकेट किया जा सकेगा बहुत आसानी से, और वो बहुत कॉमन हो जाएगा। इस चक्कर में चाइनीज गवर्नमेंट शायद ये चीजें कर रही है। बाकी सॉफ्ट बैंक वालों ने एलसीडी पैनल की फैक्ट्री खरीदी है $676 मिलियन पे। मैं भी हिल गया भाई, एलसीडी पैनल क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि भाई उस फैक्ट्री को बंद करके ना वहां पे एआई डेटा सेंटर बनाएंगे। वो ये सही है भाई, इतनी महंगी फैक्ट्री खरीदो और उसके बाद उसको बंद करके वहां पे एआई डेटा सेंटर बना दो। इनका ऐसा मानना है कि फ्यूचर के अंदर एआई सब कुछ होगा, मॉडल्स को रन करने के लिए डेटा सेंटर्स चाहिए होंगे,
इसलिए शायद ये इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी इंटेल के जो नए सीईओ है उनको $69 मिलियन का पे पैकेज मिलेगा। बेसिकली पूरे पैसे नहीं मिल रहे, $1 मिलियन तो उनकी एनुअल सैलरी होने वाली है। बाकी परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस है 200% तक, जहां पर $66 मिलियन में लॉन्ग टर्म इक्विटी अवार्ड भी मिलने वाला है और स्टॉक ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं। जैसे खबर निकल के आई थी कि टैन एज अ सीईओ इंटेल के अंदर आ रहे हैं, इंटेल के स्टॉक्स भागते हुए दिखाई दिए थे। बाकी जियो स्टार की बात करके चले तो यूट्यूब से कंटेंट रिमूव करने का प्लान कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात, जियो स्टार पे कुछ कुछ कंटेंट शायद ये फ्री रख रहे हैं और ये चाहते हैं कि अगर यूट्यूब पे वही फ्री कंटेंट वहां पे भी पड़ा रहेगा तो हमारा ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो अगर किसी को फ्री वाला कंटेंट देखना है हमारे प्लेटफॉर्म पे तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ही देखे, यूट्यूब पे क्यों उसको लेके जाए। एक अच्छा मूव है मेरे हिसाब से। बाकी तो टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं यार ये। जियो स्टार आपको जियो के रिचार्ज के साथ तो मिल ही रहा है, इन्होंने एयरटेल वालों के साथ में भी डिस्कशन शुरू कर दी है, वोडाफोन आइडिया के साथ में भी डिस्कशन कर दी है कि भाई आप जियो स्टार की सब्सक्रिप्शन दे दो अपने डेटा प्लान के साथ में। तो अगर डेटा प्लान के साथ में हमको जियो हॉटस्टार मिलने लग जाएगा तो बहुत ही सस्ते के अंदर हमको जियो स्टार मिल जाएगा, सबका साथ सबका विकास हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। बाकी इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।